नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुसाफिर टॉक्स में। यहाँ पर हम अनुभवी लोगों से उनकी जिंदगी के अनुभव के बारे में सीखेंगे और अपनी जिंदगी में अमल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं आपका हमारा पॉडकास्ट शो। सो हे एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ मुसाफिर टॉक्स। आज हमारे साथ अमित दुबे सर हैं। सो थैंक यू सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड sir is well expertised in cybercrime investigation. Sir is a speaker. He has given several talks at TEDx conferences and sir is also an author. So ये बहुत ही अच्छी बात है। अमित सर हमारे he is also writing books and apart from that सर ने साइबर क्राइम में हिडन फाइल्स नाम की एक सीरीज निकाली जिसमें वो साइबर क्राइम के ऊपर बताते हैं। So sir, just can we start with a brief formal introduction session? Yeah, sure. Yes sir, please. Thank you, Ame. First of all, this is really nice and interacting with young kids like you. आप लोग भी बड़ा योगदान कर रहे हैं। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2009 से, जब NIA सेटअप हुआ और वो उस समय सबसे पहले इस तरह के एक्सपर्ट्स एंगेज करने की शुरुआत हुई थी। लोकनाथ बेहरा जी थे उस समय IG NIA, और उन्होंने सबसे पहले मुझे एंगेज किया। उसके बाद हम लोगों ने कुछ इन्वेस्टिगेशंस किए और फिर उन्होंने मुझे रेकमेंड करना शुरू किया जगह जगह। तो इस तरह से एक जर्नी स्टार्ट हुई। अब करीब पिछले 10-12 सालों में 450-500 केसेस में इन्वेस्टिगेट कर चुका हूँ, सारे डिपार्टमेंट के संग, एजेंसीज के संग, पुलिस के संग। काफी पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी है, करीब 1 से 1.5 लाख पुलिस ऑफिसर्स होंगे। That's a good number, sir. तो That's a great एंड number. एवरीवेयर, गुजरात से लेकर उड़ीसा, कश्मीर से लेकर केरला, हर जगह मैं गया हूँ। तो एक अच्छा अनुभव रहा, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एंड हमेशा एक म्यूचुअल लर्निंग रही है, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी काफी सिखाया। क्योंकि आप जब सिस्टम से बाहर रहकर टेक्नोक्रेट होते हो तो बहुत सारी चीजें सिस्टम की नहीं समझ पाते कि सिस्टम कैसे काम करता है, और उनका एक अपना थॉट प्रोसेस होता है। तो जब आप ऑफिसर्स के संग काम करते हैं तो फिर उस सीखने को मिलता है। तो जो कुछ भी मैंने सीखा वो क्रिमिनल्स से सीखा, और क्रिमिनल्स, हमेशा मैं कहता हूँ कि क्रिमिनल्स आर इनोवेटर्स, जो ऐसा कुछ कर देते हैं जो नॉर्मल डिफेंस एक्सपर्ट्स नहीं कर पाते। और ये एक दो केसेस नहीं, ये लगातार जो ऑब्जर्वेशन है मेरी, उससे अचीव किया मैंने। तो मेरे ख्याल से ये जस्ट माइंडसेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट्स हैं, ज्यादा अच्छा ऑफेंसिव सोच सकते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी गलत डायरेक्शन में रहती है। अभी ट्विटर हैक हुआ लास्ट ईयर, और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो जो लोग आइडेंटिफाई किए गए वो 17 ईयर्स ओल्ड निमा फजीली, 19 ईयर्स ओल्ड ग्राहम निवान क्लार्क और एक 21 साल का लड़का मिला। तो 17 साल, 19 साल, 21 साल के 3 लड़के जिन्होंने ट्विटर को हैक कर दिया। और ट्विटर का सिक्योरिटी बजट मल्टी बिलियन डॉलर्स है, Yes जिसमें कि sir. बेस्ट ऑफ ब्रेन्स ऑफ द इंडस्ट्री वो काम करते हैं, वो उसको सिक्योर करते हैं, और बेस्ट लोग हैं वहां पर। उसको हैक कर देना किसी भी वजह से किया हो, पर यदि वो एक 17 साल का लड़का करता है, तो एक दो चीजें इससे सीखने को मिलती है। पहली चीज कि कहीं ना कहीं जब हम बहुत ज्यादा सीख जाते हैं तो बहुत कम जान पाते हैं। और जब हम अर्ली स्टेज में होते हैं, या आप चाहे वो केविन मिटनिक की बात ले लें या कोई भी जो हैकर्स रहे, उन्होंने जो अपना बेस्ट दिया है वो तब दिया जब वो टीनेज थे, जब वो यंग थे। जैसे ही उन्होंने ज्यादा सीखने की कोशिश की, वो अपने अराउंड बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हैं, लिमिटेशंस क्रिएट कर लेते हैं। आई थिंक ये एक चीज है जो मैसेज में देना चाहता हूँ, कि जो लोग इस एज ग्रुप में हैं, यदि उनकी एनर्जी पॉजिटिवली यूज हो जाए तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं बहुत जल्दी। जो इस समय हमारे ख्याल से हम लोगों को काफी टाइम देता है, जब वो 21 साल, 22 साल, 25 साल के जाते हैं, तब वो कंट्रीब्यूट करना शुरू करता है। पर एक ऐसा मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए कि हम टीनेज लोगों को भी इंगेज करें और उनकी लर्निंग्स को भी यूज करें। सर जैसे मैं भी इस पे कमेंट करना चाहूंगा। एज बी मैं भी एक टीनेजर हूँ। मैं अपने साथ वालों को देखता हूँ। हमारा जो यूथ है उसमें सिर्फ एक अभी क्राइटेरिया, सबको पैसे बहुत जल्दी कमाने होते हैं। आई फाइंड मनी मेकिंग इज वेरी गुड एट यंग एज। बट अगर आप उसको एज अ कॉम्पिटिटिव माइंडसेट लेते हो, आप कुछ नया सीखते हो। जैसे लोग क्या होते हैं, जल्दी हार मान जाते हैं। तो मेरा मैसेज उनको भी एक इसी पॉडकास्ट के थ्रू है कि जल्दी हार मानने का कोई मतलब नहीं है। आप दूसरों को देख के अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते हो कि उसने कल को कोई गाड़ी ले ली तो मैं भी आज गाड़ी ले लेता हूँ। अगर आप उस खुद को रोज अपने आप से कंपेयर करो, डेली देखो कि आज मैं यहाँ था, कल मैंने यहाँ देखा, मैंने ये नई चीज सीखी। सो उससे आप अपने आप को बहुत जल्दी एक सक्सेसफुल इंसान में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी एक डेली लाइफस्टाइल को चेंज कर देता है मेरे हिसाब से। सो आपका क्या थॉट है सर इसके ऊपर? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत बहुत बड़ा मैसेज दिया आपने। क्योंकि
कंपैरिजन जब तक आप करते रहोगे तब तक आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। दो एक ही प्रोफेशन के भी जो लोग होते हैं वो भी आपस में कंपेयर नहीं किए जा सकते, क्योंकि हर एक की अपनी एक यूनिक स्किल होती है। यस सर। मेरी एज ए साइबर एक्सपर्ट जो मेरी स्किल्स हैं वो अलग हैं, और इतने ज्यादा साइबर, मैं सिर्फ इस डोमेन की भी बात करूं, आप किसी भी डोमेन में हो, आप चाहे राइटर्स हो, चाहे आप आर्टिस्ट हो, या आप टेक्नोक्रेट्स हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, दो प्रोग्रामर भी एक जैसे नहीं होते। तो मैंने तो टीमें मैनेज की हुई हैं, और मेरे अंडर में जितने लोग होते थे और मैं देखता था कि वो प्रोग्रामिंग लॉजिक्स में अच्छा है, ये सिंटैक्स में अच्छा है, वो डिबगिंग में अच्छा है। तो हर किसी का एक अपना एक्यूमन बन जाता है, एक स्टाइल बन जाता है, और उसको यूज करके यदि हम बेस्ट यूज कर लें, और उसको उसी पर लेवरेज करना चाहिए, उसको कंपेयर नहीं करना चाहिए कि मैं वो भी अ, उसको चूंकि उस वजह से कुछ मिल गया तो मैं भी वो कर लूं। मेरे ख्याल से यदि आप अपनी स्ट्रेंथ पहचान लें अर्ली स्टेज में, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आप भीड़ से हमेशा अलग रहेंगे, और हमेशा लोगों से आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होगा आपका। ये पहचानने में बहुत वक्त लगता है, इतना आसान भी नहीं है। लेकिन कंपेयर ना करें अपने आप को, जो आपने कहा कि आप अपने आप को ग्रो करें यस सर। स्टेप बाय स्टेप। मेरे ख्याल से इवेंचुअली आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस चीज में अच्छे हैं, जहां पर आप कंफर्टेबली चीजें कर लेते हो, आपको स्ट्रेस नहीं लगता है, आप बहुत खेलते हुए भी अपनी चीजें अचीव कर लेते हो, वो जो डोमेन होगा। जैसे मेरे से कहा जाए, यदि आप मेरे से पूछो, तो मैंने बड़ी लेट रियलाइज किया कि यदि आप मेरे से कहो कि सर आप कहानी लिख दीजिए, तो हम्म। मैं 10 मिनट में कहानी लिख दूंगा। और 10 मिनट मतलब कई बार मैं एक एक रात में मैंने तीन तीन चार चार कहानियां लिखी, और वो भी कॉम्प्लिकेटेड बट ट्विस्ट टर्न के साथ। क्यों? क्योंकि वो मेरा ईज है, वो मेरी हम्म। स्किल है जो। और एज ए साइबर एक्सपर्ट यदि आप किसी और से कहोगे तो शायद उसको एक कहानी लिखने में हफ्ता भर भी लग जाए। लेकिन जब तक आप पहचान नहीं लेते कि हाँ ये आर्ट है आपके अंदर, और उस आर्ट पे ही खेलना है, तो फिर मैंने जब ये आर्ट को समझ लिया कि ये मेरे पास है, तो मैंने कहा इसको मैं टीचिंग में यूज करता हूँ। क्योंकि जब भी लोग पढ़ाते हैं, तो जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो रिटेन नहीं कर पाते, क्योंकि हम डूज एंड डोंट्स बताते हैं कि ये करना है, वो नहीं करना है। और हमारा ब्रेन कभी नेगेटिव चीजें सोच नहीं पाता, हमारा ब्रेन एक्चुअली नेचुरली पॉजिटिव चीजें सोच पाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप अगले सेकंड सोचिए, अगले सेकंड आप हाथी के बारे में मत सोचिए, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं नहीं, मतलब वो एक क्योंकि फैक्टर हाथ, होता है। जैसे मैंने आपने बोला हाँ, हाथी की बात, अगर आपने मेरे को बोला कुछ नहीं करना, तो मैं वहीं पे जाके सोचूंगा कि वही करना है, ऐसा क्यों मना किया सर बिल्कुल, ने मेरे को। आपका दिमाग ये में अटक साइकोलॉजी जाए। होती है। तो यस हमारा सर। हम निगेटिव चीजें अचीव नहीं कर सकते कि डोंट डू दैट, वो ऐसा होता नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये स्टाइल गलत है, और जो सही स्टाइल है वो है कि हम कहानियां बताएं लोगों को, और हमारा ब्रेन कहानियों को बड़े अच्छे से रिटेन रखता है, समझता है, और लंबे समय तक याद रखता है। तो यदि हम कहानियां बताएंगे, और इसलिए वो स्टाइल मैंने अपनाई, जब चाहे रेडियो शो के माध्यम से, चाहे नॉर्मल ट्रेनिंग भी जो मैं देता हूँ पुलिस वालों को, केस स्टडीज, और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, और वो हुक्ड रहते हैं और 7-8 घंटे सुनते रहते हैं, और उसके बाद भी उनको ऐसा नहीं लगता कि अब उठ जाना चाहिए, और लंच भी मिस हो जाता है कई बार। ये पावर है स्टोरी की, जो हम शायद कम एक्सप्लॉइट करते हैं एजुकेशन सेक्टर में। एक मैसेज है जो मतलब मैंने अनुभव किया है कि ये बहुत अच्छे से और हर एज में, बच्चों के लिए भी ये एप्लीकेबल है, बड़े एज में भी है। जब लोग बोर होने लगते हैं, उनको कहानियां सुनने में मजा आता है। सही तो जो बात है आप सर। कर रहे हैं पॉडकास्ट के माध्यम से, हम अपनी अपनी कहानियां बता रहे हैं, और इसमें यदि कुछ नॉलेज मिल जाए लोगों को तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा सर आपने बताया। अब हम चलते हैं अपने मेजर कंसर्न पे, जिसपे हम बात करने वाले हैं, डार्क साइड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे एक बंदा है जिसके साथ कुछ साइबर क्राइम घटित हो गया है, तो उसने जो इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको साइबर क्राइम फाइल कर दी, उसके बाद के जो प्रोसेसेस होते हैं, जो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोग कभी सोचते भी नहीं हो। सो उस पे मैं जानना चाहूंगा आपके क्या थॉट्स और कमेंट्स है एक्सपीरियंस के साथ, आपने जो गेन किया डार्क साइड, जिसे हम बोलते हैं ना सबसे खराब चीज होती है, जो कभी इंसान सोचता भी नहीं है कि मुझे वो भी देखना पड़ेगा एक इन्वेस्टिगेशन के साथ। सो कुछ हम्म। उसके चीजें आप सर बताएं प्लीज। देखिए, पहली चीज तो क्राइम जब भी होता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स के संग ही लोग करते हैं, और वो सारे एंगल की क्राइम हुआ क्यों, मोटिवेशन क्या था, जब आप जानना शुरू करते हो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, तो आपको बड़ा दुख होता है, क्योंकि आपको वो सारी कमजोरियां दिखती हैं जो इंसानियत के फ्रेम में नहीं आती, क्योंकि एक इंसान ऐसा नहीं कर सकता। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी एज ग्रुप के लोग उस हद तक गिरते हैं। तो साइबर क्राइम की बात जनरिक नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ किसी भी क्राइम, क्योंकि आज की डेट में मैं मर्डर मिस्ट्री भी इन्वेस्टिगेट करता हूँ तो भी साइबर एंगल यूज होता है, बिकॉज यस बिना सर। डेटा एनालिसिस के आप नहीं कर सकते किसने किया है murder। चाहे मैं किडनैपिंग सॉल्व करूं, फाइनेंशियल फ्रॉड सॉल्व करूं, या जनरिक साइबर क्राइम, हर जगह साइबर एंगल यूज होता है। साइबर एंगल का जो नुकसान है वो ये है कि आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा जान जाते हो,
जो शायद आपको अदरवाइज नहीं जानने को मिलेगा। जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, आप पूछते हो तो वो जो बताएगा वही आप जान पाओगे, जो वो नहीं बताएगा वो जानने का कोई आपके पास प्रोसेस नहीं है, अनलेस अनटिल किसी और ने देखा है, किया है, वो इंसिडेंट आप समझ जाओगे। पर उसके दिल के अंदर क्या है या उसकी साइकोलॉजी क्या है, ये जानना बहुत मुश्किल होता है। साइबर वर्ल्ड में ये संभव है। साइबर वर्ल्ड में जब आप जैसे कि आपको मैं केस बताऊं कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट का एक केस, बड़ा फनी केस है, जिसमें आय से अधिक संपत्ति का मामला और इन्वेस्टिगेशन हुआ। हम्म। तो मैं साइकोलॉजी देखूं सामने वाले की कि कोई ऑफिसर है और उसकी संपत्ति काफी ज्यादा है या नहीं है, उसने बनाई, उसके बारे में जांच करना है। तो नॉर्मली यदि किसी के पास काला धन होगा, ब्लैक का पैसा होगा, तो वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में लगाता है, या हमने आइडेंटिफाई किया कि बिटकॉइन खरीदेगा, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, तो हम उस एंगल से इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। अब आप क्या करोगे, ये देखोगे कि ये व्यक्ति क्या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर गया, किसी ऐसी जगह जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, कि वहीं पैसा लगाया होगा। तो उसका पूरा 4 साल का, 5 साल का हम लोकेशन एनालिसिस करके देखेंगे कब कब गए, क्योंकि भले ही उसने अपने नाम से ना खरीदा हो, भले ही उसने किसी और के नाम से बेनामी भी लिया हो, तब भी वो जाएगा जरूर देखने, क्योंकि वो एक्चुअली खुद पसंद करेगा, तभी इन्वेस्ट करेगा उसमें। तो सही वो बात दो है तीन सर। बार तो गए, तो वो कैप्चर हो जाते हैं कि वो वहां गया। उसके बाद मैं देखता हूँ कि उसके दोस्त कोई हैं जो गए हों उसी साइट पर, हम्म, क्योंकि जिसके नाम पे लिया गया है, संभावना है कि वो भी गया हो। सही तो बात फिर है वो सर। उसके क्लोज में वो देखा जाता है और उनकी लोकेशन ट्रैक की जाती है उस जगह पर। तो हमें ये भी पता पड़ जाता है किसके नाम पे लगाया गया, इसने लगाया, उसके नाम पे लगाया, या उसका कोई फ्रेंड हो। सो वो चेन धीरे धीरे खुलती है। अब इस इन्वेस्टिगेशन में आपको सिर्फ ये पता नहीं पड़ रहा है, जब आप ये चीज डीप डाइव करते हो तो आपको उसकी और भी लोकेशंस मिलती हैं, और भी उसकी ऐसी चीजें पता पड़ती हैं जो शायद आपके इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ना हो, लेकिन एज ए पर्सन आप उसका चरित्र जानना शुरू कर देते हो। और वो आपको डराता है कई बार, वो आपको दुख भी देता है कई बार। तो आप हमेशा एक प्रेशर में रहते हो कि आपके अराउंड कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जो होप दे आपको कि यार इंसान आगे सुधरेगा, अच्छा होगा। क्योंकि ये सारे वो लोग हैं जो बहुत एजुकेटेड होते हैं, बहुत लर्नेड हैं और बहुत हार्ड वर्क के संग वहां पहुंचते हैं, उसके बाद जब ऐसी चीजें होती हैं तो आपको दुख देती है। तो ये वो नेगेटिव साइड में दिखा रहा हूँ, जो डार्क साइड है, कि जब आप किसी के बारे में जानना शुरू करते हो तो आप बहुत ज्यादा जान जाते हो, जो सर एक वही हमेशा। आपने जैसे मेंशन किया डार्क साइड, मतलब आप किसी के चरित्र के बारे में जानते हो, आप किसी के ये थॉट के बारे में जानते हो कि ह्यूमैनिटी कितना क्रूएल हो सकती है किसी के ऊपर। मतलब अगर आप देखें तो जैसे लोग बोलते हैं ना, शौक बहुत बड़ी चीज होती है, कई बार मैं मानता हूँ कि वो शौक आपको ले डूबता है। बिकॉज अगर आप इन सारी चीजों पे क्राइम में हो, आपको आपके शौक हमेशा उकसाएंगे कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। जो बोलते हैं ना, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होता इंसान का। तो जब उस इंद्रियों बिल्कुल। पे कंट्रोल नहीं होता है तो वो अपने शौक की तरफ जाता है, और उसी शौक के कारण वो डूब जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर, क्योंकि ये भी एक डार्क साइड है इंसान की। हाँ देखिए, शॉक भी होता है और कई बार इंस्टेंट रिएक्शंस भी होता है, कि हमारे इंसान की कमजोरियां हैं, हाँ जी। जो भगवत गीता में बताएगी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 कमजोरियां तो हैं। इसके बाद एक और कमजोरी हमने इख्तियार कर ली थोड़े दिनों में, वो है उत्सुकता। क्योंकि आजकल हम लोग बहुत ज्यादा उत्सुक हो गए हैं। तो जब मेरे टाइम की बात करें, हमारे बीच में एक अच्छा खासा एज गैप है, तो यस हमें सर। यदि किसी चीज को बारे में जानने की उत्सुकता होती थी कि यार ये पता करना है कि ये जापान में ऐसे लोग होते हैं क्या, कहीं कुछ पढ़ लिया, कोर्ट पेपर में पढ़ लिया। तो अब प्रोसेस क्या होता था कि हम लाइब्रेरी में जाएंगे या किसी प्रोफेसर को पकड़ेंगे जो उस डोमेन का एक्सपर्ट, बहुत रेयर होता था कि, क्योंकि आप लिमिटेड टीचर्स के संपर्क में थे, या पड़ोसियों से पूछेंगे, फिर आप लाइब्रेरी में जाके किताब ढूंढेंगे, फिर उसमें से वो निकालेंगे, तब जान पाएंगे कि ये चीज सच थी, गलत थी, और उसके बारे में और डिटेल। अब क्या है, गूगल किया, सर्च किया, तो हर बच्चा समझ जाता है। तो आपकी उत्सुकता भी बढ़ गई, क्योंकि आपको पता है कि उत्सुकता तुरंत खत्म हो जाएगी। तो पहले ऐसा बहुत कम होता था कि, क्योंकि ये पूरा 4-5 दिन का प्रोसेस होता था किसी के बारे में डिटेल निकालना। ऐसी यस कोई भी सर। क्वेरी जो मैं बचपन से बड़ा उत्सुक रहता था कि ये जानना कि जुपिटर पे कैसा इन्वायरमेंट होगा, गैसेस कौन कौन सी है, जो भी सवाल थे, तो उसके लिए जो टाइम लगता था बहुत ज्यादा लगता था। अभी क्या है, बच्चा बच्चा जानता है। तो आपकी जो नॉलेज है या आपकी जो एक्सपोजर है, इतना हद तक बढ़ गया है कि यू आर ओवरलोडेड विद द इंफॉर्मेशन, यस सर, एंड करेक्ट। यू कैन सॉल्व योर क्वेरी लाइक दिस। इस वजह से आपकी उत्सुकता का लेवल भी बढ़ गया है। मैं इसको कमजोरी इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि आप इतना ज्यादा, जो कि बहुत पॉजिटिव क्वालिटी अदरवाइज, पर यदि आप बहुत ज्यादा उत्सुक हो और ऐसा आपका एटीट्यूड है, तो आपको मैं बड़ी आसानी से ट्रैप कर लूंगा। मैं सही आपके बात बारे, है। ये आपका कमजोरी यूज करूंगा मैं, और मैं आपको कुछ भी ऐसा भेजूंगा जो आप
जिसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाओगे, और इवेंचुअली आई विल स्टार्ट ट्रैपिंग यू इन दैट। तो जो एज एन हैकर आजकल हम लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बियॉन्ड यूज करते हैं, वो यूज करते हैं उत्सुकता। कि किसी को भी, आप चाहे इंस्टाग्राम रील की बात करें, कोई भी लोग घंटों देखते रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो उत्सुक रहते हैं। वो 4 सेकंड में उसके वीडियो में ऐसा दिखाया जाता है कि कुछ नई चीज बता रहे हैं वो आपको, क्या आप जानते हैं कि इस तरह का जानवर वहां पर पाया गया? तो आप उत्सुक हो जाते हो, फिर आप पूरा वीडियो देखते हो, जब तक वो खत्म होता है वो नया वाला फिर 4 सेकंड में उत्सुकता क्रिएट कर देता है। सो द पॉइंट इज दैट दे आर एक्सप्लॉइटिंग योर क्यूरियोसिटी एंड वेस्टिंग योर टाइम। हो सकता है आपको अंत में कोई नॉलेज ना मिले, लेकिन आपका समय उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है इंसान की, जो और जो आप हीनियस की बात कर रहे थे, मतलब मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें 70 साल की किसी लेडी का मर्डर हुआ, और ऐसे हुआ जो, मतलब आप जब पिक्चर्स देखोगे तो आप हिल जाओगे कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि कुल्हाड़ी लेके यहाँ काटा गया और उसके बाद कपड़े वपड़े फाड़ दिए गए। और हम इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किए तो बहुत सारे लोगों को शक हुआ, और जब जीरो डाउन किया तो पता पड़ा कि एक 12-13 साल का लड़का था। बताइए। तो इतना झटका लगता है कि ये कैसे, मतलब। और फिर वो उसका कारण भी खैर मिला, अभी मैं डिटेल आपको बहुत ज्यादा नहीं दे सकता, पर ये जो चीजें होने लगी हैं जो शायद पहले संभवतः कम होती हैं, क्योंकि जब आप ओवरलोडेड ऑफ द इंफॉर्मेशन हो तो ओवर एग्रेसिव भी हो, ओवर एक्साइटेड भी हो, और बहुत ज्यादा मतलब मिच्योर जो चीजें होती थी, जो चीजें हम सोचते भी नहीं थे इस एज में, वो आज जल्दी सोचने लगते हैं। हम शायद 20-22 साल तक इतना डाइवर्सिफाइड चीजें नहीं सोचते थे, हमारा फोकस बड़ा लिमिटेड होता था। आज वो 15-16 साल के बच्चे भी सोच रहे हैं, दे नो अबाउट। तो ये एक चैलेंज है जो मैं देख रहा हूँ, बिकॉज ऑफ ओवर इंफॉर्मेशन यस सर, कंजम्पशन। जैसे इंटरनेट की जो दुनिया है, लोगों को लगता है कि वो बहुत सिक्योर्ड है। जो अगर आप एक जैसे नॉर्मल इंसान के तरीके से देखें, जो फ्रॉड हो रहे हैं वो उन्हीं लोगों के साथ अक्सर होते हैं जो वेल एजुकेटेड होते हैं। मेरा ये मैंने ऑब्जर्व किया एज भी, मैं इंटर्न था जब गुरुग्राम पुलिस में। आपके साथ भी मैंने बहुत बात की उसके ऊपर, रक्षित सर से बात करी। सो ये जो एजुकेटेड पीपल है, इनके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? वाई डू ये इस फैक्टर में कैसे स्टैंड करते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप इसमें, मतलब एजुकेटेड की नहीं है, देखिए होता है कि जब आप कॉन्शियस होते हो, जब आपको ये लगता है कि नहीं मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, तो फिर वो चीज आपकी कमजोरी बन जाती है। वह कहीं ना कहीं आपका हल्का सा अहंकार काम आ जाता है क्रिमिनल के फेवर में। अ, और ये चीज लगातार हुई। जैसे एक केस था जिसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर था, उसका मुझे फोन आया कि मेरा लैपटॉप में रैंसमवेयर अटैक आ गया है, और इट हैज रीच टू माय सर्वर्स एंड ऑल। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया? आपने तो माइक्रो सेगमेंटेशन कर रखा होगा, आइसोलेशन होगा, सब जो हमने टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, बिकॉज आप तो खुद हम्म। सीसो। तो आप देखोगे कि सब कुछ प्रोविजंस थे, ऑल प्रोविजंस, वीपीएन कनेक्टिविटी, एवरीथिंग। बट ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे कि उस व्यक्ति का अहंकार एक्सप्लॉइट कर दिया गया। उसको एक ईमेल आई, उसको एक लेडी दुबई से कांटेक्ट करती थी कि मैं आपको एक इवेंट में बुलाना चाहती हूँ, और उसमें वर्ल्ड बैंक के सीईओ भी हैं, दुनिया भर के लोग हैं, वुड लाइक टू होस्ट यू, एंड इट्स एन ऑनलाइन इवेंट। ठीक है, गॉट एक्साइटेड, उसने बैनर वैनर बना के भेज दिया। फ्राइडे इवनिंग इवेंट था वो। तो जब ज्वाइन करने के लिए गए लैपटॉप पर, तो वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे उस लिंक पर जो आया था। देन इट वाज आस्किंग हिम टू इंस्टॉल सम एप्लीकेशन, तो उन्होंने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली। तो एप्लीकेशन लॉन्च करने लगे तो कनेक्ट नहीं हो रही थी, तो उसमें आ रहा था कि पोर्ट इनेबल नहीं है। तो उन्होंने जाके अपना फायरवॉल डिसेबल कर दिया। अरे ये फिर तो वो जो चेक कर रहे थे कि, तो उन्होंने अपना एंटीवायरस भी डिसेबल कर दिया। तो जो अलर्ट आ रहे थे वो उनको परेशान कर रहे थे कि उनको जल्दी ज्वाइन करना था, एंड उनको हम्म। लग रहा था कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज द इवेंट स्टार्टेड। तो वो सब चीजें डिसेबल करते गए, और काम हो गया। बिकॉज जब आप खुद ही सारी चीजें डिसेबल कर दोगे तो फायरवॉल इंस्टॉल तो, जल्दी की एप्लीकेशन विंडोज इनकरिप्शन शुरू हो डिफेंडर गया, फायरवॉल का बहुत इंपॉर्टेंस है सर, सब कुछ मतलब खत्म हो मैं गया। मानता हूँ। तो उसके और बाद अब इसमें आप पूरे प्रोसेस में देखिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई। कोई इट्स भी नहीं। बेसिकली एक्सप्लॉइटिंग योर माइंडसेट। ईगो, बिकॉज यू वर सो कॉन्शियस, यू वर हम मैं उस इवेंट में चला था, दैट वाज योर लिमिट। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि आप कई बार अपनी जो नॉलेज है, या जो लोग ज्यादा एजुकेटेड होते हैं उनको आसानी से फंसा सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं, बिकॉज वो लोग सोचते हैं कि शायद उनको कोई अ, नहीं लूट पाएगा, नहीं फंसा पाएगा, और वही वो गलती कर जाते हैं। और सर कोई आपने आज तक ऐसा केस विटनेस किया हो कि
उसके बारे में आपने कभी मतलब ऐसा सोचा ना हो कि कोई ऐसा केस होगा उसकी कड़ियां कहाँ कहाँ से जुड़ी हो, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड रियलिटी में आप चले गए एंड आपको लगा कि ये कैसे हो सकता है, मतलब मैंने जो सोचा था इन्वेस्टिगेशन करते हुए और वो उसका जो लिंकेज है वो कहीं और से आ रहा है। सो कुछ कुछ केसेस ऐसे आपके पास आते होंगे बिकॉज साइबर क्राइम बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है, आई ऑल्सो नो इट वेरी वेल। एंड इसमें काफी ज्यादा इंटरलिंक मॉलिक्यूल होते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा इंटरकनेक्शन होते हैं, उसके बाद एक साइबर क्राइम घटता है। क्योंकि आजकल का अगर हम देखें कोई भी मर्डर होता है, कोई भी चीज होती है, उसमें डिजिटल एविडेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो उस डिजिटल एविडेंस का जो रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया होता है वो लोग हमेशा फुलफिल कर देते हैं, नहीं तो हम नेटवर्क डंप ले लेते हैं, सीडीआर आईपीडीआर करके। सो कोई ऐसा केस जो आपने अपनी लाइफ में विटनेस किया हो, जो बहुत ही रेयर हो, मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं आपके साथ, बट थोड़ा हाँ बहुत नहीं, ओवरऑल। ऐसे एक्चुअली हर केस अपने आप में रेयर ही होता है, क्योंकि जब आप जो मैं स्टोरी में सुनाता हूँ वो एक हिस्सा सुनाता हूँ उसका। कोई भी केस ऐसे इंस्टेंटली सॉल्व नहीं होता, और बहुत सारे फेलियर्स होते हैं। बहुत बार हम लोग जो अपनी अप्रोचेस लगाते हैं वो नहीं काम आती। उसके बाद कोई एक चीज चल जाती है और उसके बाद क्रिमिनल तक हम पहुंच जाते हैं। क्रिमिनल भी आजकल बहुत स्मार्ट हैं, वो वीपीएन यूज कर रहे हैं, वो सारे एनोनिमस टूल्स यूज कर रहे हैं जिसके जिसके द्वारा वो छुप सकते हैं। तो कई बार मतलब उसमें पहुंचने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन जब स्टोरी के फॉर्म में सुनाता हूँ तो मैं सिर्फ बताता हूँ कि ये क्राइम हुआ था और उसके बाद हमने ये इन्वेस्टिगेशन किया और पकड़ लिया। तो लोगों को लगता है यार ये तो बड़ा आसान है, ऐसा होता हाँ। नहीं है। बहुत सारा डेटा एनालिसिस करना पड़ता है। जैसे कि एक बार एक एनोनिमस बंदा था, और ये बहुत पुराने किस्सा है, और उस बंदे को हम लोग नहीं ट्रैक कर पा रहे थे। और ये उस समय की बात है जब सोशल मीडिया भी इतना ज्यादा नहीं होता था यूज, लेकिन हाँ फोन वगैरह बहुत यूज होते थे, 2011-12 की बात है। तो हम उसकी लोकेशन ही ट्रैक करते थे उस समय, लोकेशन ट्रैक करके। और बंदा एनोनिमस है क्योंकि वो सिम उसके नाम पर नहीं है, लेकिन हमें पता है कि यही क्रिमिनल है। तो जब और वो कभी कभार फोन ऑन करता था, हमेशा ऑन नहीं रखता था। तो एक दिन क्या हुआ, जब उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहे थे तो पता पड़ा कि उसकी एक पहली लोकेशन आई कहीं वहां पर इलाहाबाद में, और उसकी लोकेशन फिर आई झांसी में। ऐसे दो लोकेशन आई, मतलब दो बार उसने फोन ऑन किया और हम्म। बात की किसी से। तो जो उसकी लोकेशन आई उससे समझ में आ गया कि ये बंदा इतनी जल्दी यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा, इसका मतलब ये ट्रेन में है। और ये ट्रेन में है तो कौन सी ट्रेन में होगा। तो उस समय उस कौन सी ट्रेन वहां रुकी या क्या हॉल्ट था, उस हिसाब से हमने मैच कराया। तो बहुत सारी ट्रेन निकली, फिर हमने जीरो डाउन किया। अब यदि इस ट्रेन में लॉन्ग सफर पर निकला है तो रिजर्वेशन भी होगा इस व्यक्ति का। हाँ सही तो बात है। हमने पूरा रिजर्वेशन चार्ट निकलवाया उसका। और उसके बाद उस रिजर्वेशन चार्ट में मैच करना शुरू किया कि कौन किसका कहाँ से कहाँ तक का रिजर्वेशन है, कौन उसके बियॉन्ड जा रहा है। हम्म। तो इस तरह से हमें जीरो डाउन किया एज ग्रुप, क्योंकि हमें जो सस्पेक्ट था उसका एज ग्रुप का आइडिया था कि इस एज का होगा, बाकी कुछ नहीं पता था। वो एज ग्रुप के लोग निकाले। इस तरह से जीरो डाउन करते करते फिर हमने ये देखा कि कौन कहाँ उतरने वाला है, वहां इन्फॉर्म किया गया पुलिस को। इट वाज रियली वेरी लाइव सॉर्ट ऑफ ट्रैकिंग ऑफ दैट पर्सन एट दैट टाइम, एंड देन आइडेंटिफाइंग हिम। दो इस ये स्ट्रेटजी काम नहीं आई, वो बंदा भाग गया उसके बाद। ओके। किसी और वजह से गया। पर लोगों को ये सब मैं बताऊंगा तो लगेगा अब तो बस पकड़ ही गया, आप जब इतना पहुंच गए आप तो पकड़ ही लोगे। पर हम्म। नहीं, क्योंकि उस ना समय नहीं होता था, और जब तक हम पहुंचेंगे ट्रेन कहीं कहीं पहुंच रही है और हमें बहुत सारी चीजें कोऑर्डिनेट करने में टाइम लगता है। तो ये चीजें पब्लिक को नहीं पता। सही बात है सर। फिर शुरू से शुरू करते हैं, फिर हम देखते हैं कि अब ये क्या करेगा। जब तक उसने नंबर बदल लिया तो फिर नया नंबर क्या है, फिर वहां से खेल शुरू होगा। सो इट्स ऑलवेज वेरी टायरिंग प्रोसेस एंड इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। बट जब मैं बताऊंगा कि मैंने फिर पकड़ कैसे लिया तो लगेगा अरे ये तो कोई भी कर सकता था। लेकिन उससे पहले का जो स्ट्रगल है वो मेरे ख्याल से सिर्फ उन ऑफिसर्स को पता होता है जो मेरे साथ होते हैं, और प्रेशर उस समय का। तो ये सारी चीजें हैं मतलब। और जैसे आपने कहा कि केस कई जगह कनेक्ट हो गया हो, ऐसा भी होता है कि हम इन्वेस्टिगेशन करने कुछ गए थे और उसके अंदर इन्फॉर्मेशन कुछ और मिल गई। जैसे एक बार एक केस आया जिसमें एक लड़की को कोई स्टॉक कर रहा था, हम्म। और वो बड़ी प्रोमिनेंट फिगर थी। और जब हमने स्टॉकिंग, अब सिंपल सा केस है, इसमें कोई बहुत साइबर बुलिंग साइबर कॉम्प्लिकेशन नहीं स्टॉकिंग होती। कोई बड़ी केसेस नहीं होते, बहुत ही माइनर लेवल के केसेस जहां मारे जाते हैं अभी लेकिन तो। जब इसको डीप इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो पता पड़ा कि ये स्टॉकिंग लिंक्ड है एक एक्सीडेंट से, ओ। जो 7-8 साल पहले हुआ था, रोड एक्सीडेंट। उसमें कुछ लोग मारे गए थे। फिर उसमें से कोई एक फैमिली थी, उस
से ये कनेक्शन निकला कुछ, फिर कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन निकला है, अभी मैं खोल दूंगा तो सब पता पड़ जाएगा आप लोगों को। बट मेरे को जब केस आया तो आया था सिर्फ एक स्टॉकिंग का, पर जब हम बाप घुसना रे। शुरू हुए तो पता चला कि इसमें तो बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, और ये सिर्फ स्टॉकिंग नहीं है, हम्म। ये इस लड़की को शायद मार देंगे, दे अरे रियली बाप वांट रे। टू। तो इस हद तक भी हो सकता, तो वो जब पता पड़ा कि इसके पीछे की कहानी बहुत कुछ है, तो ऐसा होता है बिल्कुल। वही मैं कह रहा हूँ ना कि जब आप जानने की कोशिश करते हो तो बहुत ज्यादा जान जाते हो, और कई बार वो आपके अगेंस्ट भी आ सकते हैं। तो हम लोगों को एज एन इन्वेस्टिगेटर बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ता है कि क्या इन्फॉर्मेशन हम बताएंगे, क्या नहीं बताएंगे, कौन सी केसेस डिस्कस करेंगे, नहीं करेंगे। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज व्हेन यू आर इनटू दैट, सिर्फ एक एंगल नहीं मिलेगा आपको, सर क्योंकि हर मैंने भी एक केस ऐसे इन्वेस्टिगेट किया था, वो इंस्टाग्राम फ्रॉड का था। एंड मैं जब उसके पास गया, मैं मतलब देख पा रहा था कि ये कनेक्शन कुछ और है और वो वहां का कनेक्शन कुछ और है, कोई लिंक ही नहीं है बीच में। फिर मैंने थोड़ा टाइम दिया, मतलब एक केस की जर्नी खुद ही एक एक्साइटमेंट की जर्नी होती है अगर हम देखें एज एन इन्वेस्टिगेशंस। आपने जैसे एक मेंशन किया था स्टार्टिंग में टर्म कि एक केस की अपनी एक यूनिक कहानी, जैसे हर इंसान की अपनी एक अलग कहानी और अस्तित्व होता है, ऐसे हर केस का एक अपना वो होता है, अपीयरेंस होता है। बिल्कुल। तो उसके बारे में जब मैं डिग डीप गया तो बताइए, आपका भी जैसे इंस्टाग्राम स्टॉकिंग का केस था, मेरा इंस्टाग्राम हैकिंग का केस था। वो जाके निकला पर्सनल ग्रजेस, पर्सनल ग्रजेस से मतलब वो और ज्यादा गया। एनोनिमस नाम नहीं लेना चाहूंगा बंदों का या फिर पर्सन का, बिल्कुल। बट इट वॉज ऑल अबाउट अ लव अफेयर। कि उनकी मैरिज हो रखी थी, दे गॉट डिवोर्स्ड, हम्म। एंड ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉपर्टी रीजंस दे बोथ वर हार्मिंग ईच अदर। एंड दैट लेवल ऑफ चैट सर, मतलब मैं आपको बताऊं, जो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसका दिल बहुत बुलंद होता है, मतलब मैं ये मानता हूँ, क्योंकि उन लोग कई बार ऐसी चीजें देखते हैं जो ह्यूमैनिटी पे होती ही नहीं है। मतलब कोई इंसान इतना बिल्कुल। नीचे गिर सकता है, कोई सोच ही नहीं सकता उसके बारे में। मतलब आप वो मेंटल जो ट्रॉमा होता है, बेसिकली यू हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रांग वेरी इन्वेस्टिगेटिंग अ केस। मतलब आप ऐसी ऐसी चीजें पढ़ते हो जो आपको कभी पढ़ने के लिए सोचा भी नहीं था, ऐसे एक्सप्लिसिट कंटेंट देखना पड़ता है ताकि आप उसको और डिटेल में इन डेप्थ जान पाए। सो ये बहुत ही ज्यादा एक खुद का क्यूरियस मिशन है, मैं मान सकता हूँ कि अलग से एक चीज पे घुसना, एक्साइटिंग बनाना और टायर्ड नहीं होना। अगर आप अपने काम को बहुत पैशन से करते हो ना, तो सारा काम आसान लगता है फिर। सो सर क्या कहना हम्म। चाहेंगे आप उस पर? नहीं नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखिए, जो आपने हिंट दिया कि कई सारे ऐसे कंटेंट देखने को पड़ते हैं जो बड़े हीनियस होता है। बहुत अ, ज्यादा। हम लोगों को जैसे मर्डर हुआ, या आपके जो ब्लैकमेलिंग है, पोर्नोग्राफिक सेक्सटॉर्शन के केसेस होते हैं। अब लड़की है, वो मेरे परेशान हो रही है, उसकी शादी होने वाली है, और मुझे वो बोलती है कि मेरा वीडियो 150 जगह डाल दिया गया है। अब वो 150 जगह क्या लिंक मुझे भेजती है, और मेरे से एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं 150 जगह से उसको रिमूव करवा दूं। तो आप जाते हो, एंड दैट प्रोसेस यू हैव टू सी दैट, टू चेक इट। तो अननेसेसरली यू गेट इनटू समथिंग व्हिच यू डोंट वांट, यस सर। बिकॉज आप हेल्प करना चाह रहे हो किसी की। फिर आप, एक केस मैं आपको बताऊं कि एक लेडी आई, उसने कंप्लेन लिखाई कि उसको कॉल आते हैं, मसाज कराने के लिए लोग कॉल करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे हम लोग, करते 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 पता पड़ा कि उसका पति उसके साथ नहीं है, अभी गायब है जी। हम्म। तो फिर मैंने, उसका कॉल आया मुझे कि मेरे पति को भी ढूंढ दीजिए आप, यदि आप ऐसा करें। तो उन्होंने पति की ट्रैकिंग शुरू की। उसका फोन बंद था, फिर निकाला उसके फोन में कोई दूसरा सिम चल रहा है क्या, तो उस तरह से सिम पे हम पहुंच गए। तो पता पड़ा कि उसका पति ही उसको बदनाम कर रहा था। बताइए। ही वॉज लिविंग विद समबडी एल्स, एंड वो एक्चुअली कुछ इसको इस तरह का चरित्र हनन करके, डिवोर्स करके किसी और के संग जाना चाह रहा था। और उस प्रोसेस में उसने ऐसा कुछ किया कि इसकी बार बार नंबर्स, इसके ये नंबर बदलती थी, इसका नंबर कहीं कहीं डाल देता था जगह जगह। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या है। एंड द लेडी इज सो कंसर्न अबाउट हर हस्बैंड कि उसको ढूंढ दीजिए प्लीज, वो नहीं मिल रहा है, वो बड़ी परेशान। और जिसको वो ढूंढ रही है वही उसके पीछे पड़ा हुआ है, तो वो बड़ा दुख देता है। मैंने कहा, जब भी आप किसी भी उसमें जाते हैं ना, डीपर इन एनी इन्वेस्टिगेशन, तो नॉर्मली आप पाते हो कि कोई ना कोई ऐसा है जो बड़े, जिस पे आप ट्रस्ट करते थे, उसने धोखा दिया है। धोखा दे दिया हमें, सही बात है सर। बिल्कुल। एक लड़की का एक बार मेल आया एक जर्नलिस्ट को कि वह सुसाइड कर लेगी आज की रात। तो जर्नलिस्ट ने मेरे से कहा कि इसको ढूंढिए, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, सिर्फ ईमेल पता है। तो सिर्फ उस ईमेल आईडी के बेस पर उसको ट्रैक किया, उसका सोशल मीडिया निकाला, फिर उसका जीरो डाउन किया, कहाँ कौन क्या हो सकती है, उसकी मेल के बेस पर उसमें कंटेंट था। जब हमने उसको ट्रैक कर लिया और फाइनली हम उसको
पहुंच गया उसको, ओवरनाइट ये किया। और सुबह सुबह जब मैंने उस ऑफिसर से कहा कि मेरी बात कराओ, तो लड़की मेरे से बोलती है कि यदि आप मुझे कैसे ढूंढा, पहले बताइए। तो हम्म। मैंने कहा हम कर लेते हैं, देयर आर वेज टू। तो बोलते हैं कि यदि आप मुझे ढूंढ सकते हो तो फिर आप उसे भी ढूंढ सकते हो। तो मैंने कहा किसको ढूंढना है? हम्म। तो उसने कहा कि मैंने आपको जो कारण बताया था ईमेल में वो सिर्फ आधा था, पूरी कहानी मैंने बताई। जी। और ये कहानी पूरी पलट गई उसके बाद। फिर मैं ऑल द वे फ्लाइट लेके गया उस जगह, और फिर दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, क्योंकि हमें अब उसको ढूंढना था जो रियल क्रिमिनल था। यस उसने यस। किसी और का नहीं लिया। तो कई बार क्या होता है, जब आप जाते हो कहानी में घुसना शुरू कर देते हो, तो फिर आप बहुत लंबा एंगेजमेंट हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने 2 दिन दिए और केस सॉल्व हो गया। अधिकतर केसों में जो हमारा एंगेजमेंट हो 20 से 25 दिन का तो होता ही है, विच इज रियली टू मच फॉर ए ब्रेन। कि यस आप सर। 24 घंटे उसमें जी रहे हो और परेशान, क्योंकि आप भी होते हो। जब सामने वाला है तो आप भी चैन की नींद नहीं सो सकते। सही बात है सर। सो सर, जैसे हम बात कर रहे थे साइबर क्राइम के ऊपर, तो अगर मान लीजिए कोई भी यूथ है, वो किसी केस में पड़ जाता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे आजकल काफी ज्यादा जो मेरा मेन मुद्दा है अबाउट चाइल्ड पोर्नोग्राफी का शेयरिंग, एंड इसको काफी ज्यादा हम लोग सीसैम से जो टर्म करते हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। सो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि इससे कैसे बच के रहें, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सीसैम, एंड इसका कितना ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप इस केस में फंस जाते हो? प्लीज आप बताएं इनको एज अ इन्वेस्टिगेटर। देखिए, सी सैम इतना सेंसिटिव और सीवियर क्राइम माना जाता है, क्योंकि यदि आप एवरेज साइबर क्राइम की सजा का प्रावधान देखेंगे तो 3 साल तक की सजा होती है किसी भी तरह के एक्ट में, आईटी एक्ट जितने भी हैं। पर यदि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट आपके फोन में मिलता है, तो वो 7 साल तक जा सकती है। तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना सीवियर है। और यदि कोई ना कोई एंगेजमेंट ऐसा होता है जिसमें कि आपके द्वारा वो कंटेंट क्रिएटेड है, तो फिर ये सजा और बढ़ सकती है। तो खतरा इसलिए है क्योंकि आप यदि डार्क वेब पर जाकर देखेंगे, तो वहां पे एक सर्विस अवेलेबल होती है, सर्विस ऑफर करते हैं ये जो क्रिमिनल्स होते हैं। वो कहते हैं कि रियूनिंग अ लाइफ सर्विस है, कि आप किसी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो, तो आप इतना पैसा दे दीजिए, हम कर देंगे उसकी जिंदगी बर्बाद। कैसे करेंगे? रिमोटली उसकी मोबाइल में, लैपटॉप में कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट डाल देंगे। फिर पुलिस को एक कंप्लेंट जाएगी कि ये बंदा ऐसे कंटेंट शेयर करता है, भेज रहा है। उसको 2-4 ग्रुप का में पार्ट बना देंगे, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी ग्रुप होंगे टेलीग्राम पर, कहीं पे भी। समझ गया सर। इवेंचुअली पुलिस जाएगी, उसको वो एविडेंस मिल जाएंगे, और उसके बाद वो बंदा प्रूव करता रहे कि "हम्म, मुझे तो पता ही नहीं", तब भी उसको स्ट्रेस से गुजरना पड़ेगा उसकी लाइफ में। वो सब प्रोसेस होंगे जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, अरेस्ट भी हो सकता है, बेल लेनी पड़ेगी, बहुत कुछ होगा। तो ये जो है ये बता रहा है कि कितना आसान है किसी क्लिक कर देना आपके अगेंस्ट, और आपको बचना कितना जरूरी है कि आप किसी भी ऐसे ट्रैप में ना आए। दूसरी चीज जो एक और बताना चाहूंगा मैं, कि लोग वीपीएन बहुत यूज करते हैं आजकल बच्चे। वीपीएन और डिस्कॉर्ड, ये दो चीजें जो मुझे बड़ी खतरनाक लगती हैं। यस सर। डिस्कॉर्ड इसलिए क्योंकि डिस्कॉर्ड एनोनिमस है, और जब हम्म। आप किसी से चैट करते हो या कोई आपसे कनेक्ट कर रहा है और यदि आप उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं जानते, तो वो एक लेवल का खतरा तो है ही। वो कल के दिन कुछ भी कर देगा तो आप उस तक नहीं पहुंच पाओगे। सही बात है सर। और वीपीएन इसलिए क्योंकि वीपीएन हम यूज करते ही इसलिए हैं क्योंकि हम कुछ ना कुछ गलत करना चाहते हैं। वीपीएन हम इसलिए यूज कभी नहीं करते कि हम सिक्योर होना चाहते हैं। सिक्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है कि बच्चे वीपीएन क्यों यूज कर रहे हैं, या टीनेज लोग। तो यदि आप देखें, चाहे वो ये प्रोटॉन वीपीएन हो, सेक वीपीएन, अर्बन वीपीएन, जितने भी आ रहे हैं, बेसिकली चेंजिंग देयर आईपी एड्रेस टू सम अदर लोकेशन। अब वो क्यों चेंज करना चाहते हैं? क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजें जो इंडिया में बैन है, वो एक्सेस करना चाहते हैं। ऐसे गेम्स भी हो सकते हैं, ऐसे कंटेंट हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो ओटीटी पर उस ज्यूरिडिक्शन में अलाउड है, यूएस में और यूरोप में और इंडिया में नहीं है, बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल रेगुलेशंस और ज्यूरिडिक्शंस इश्यूज। वो देखना है उनको। कुछ ऐसे ऑनलाइन एक्टिविटीज पार्टिसिपेशन जिसके लिए वो करते हैं, जो कि इंडिया में ब्लॉक्ड है, चाहे वो क्रिप्टो हो या कुछ भी हो, तो वीपीएन यूज करके वो चीजें उनके लिए कन्वीनियंट हो जाती है। बट ये याद रखिए कि जो आप वीपीएन यूज कर रहे हैं, वो तो फ्री वीपीएन है। सही बात है सर। कोई व्यक्ति फ्री में आपको आपकी सिक्योरिटी क्यों देगा? नहीं देगा। ऑब्वियसली उसका कोई फायदा होगा तभी कोई आपको देता है आजकल तो।
मतलब आप देखिए। आप यदि ये भरोसा करके बैठे हो कि वो वीपीएन यूज करके आप बच जाओगे, तो ये बहुत बड़ी गलत है, मिथ है। क्योंकि वो आपका डेटा थोड़ा और महंगा बेचेगा, पर बेचेगा तो जरूर। तो वो जो लॉग है उसकी वैल्यू थोड़ा सा बढ़ जाती है, बिकॉज उसको पता है कि वीपीएन जो बंदा यूज कर रहा है वो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें कर रहा है जिसकी जरूरत लॉ एनफोर्समेंट को पड़ेगी। सो इवेंचुअली दैट डेटा इज ऑफर्ड थ्रू वेरियस चैनल्स एंड इट्स अवेलेबल। तो ये जो चीजें हैं, जो यूथ नॉर्मली सोचता है कि हम थोड़ा स्मार्ट है, वो फंस जाता है उस चक्कर में। और यदि कोई चीज लीगल है और अलाउड है तो कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। ये सोच के मत कीजिए कि मैं तो स्मार्ट हूँ, मुझे तो कोई नहीं पकड़ पाएगा। क्योंकि जिस दिन आप ट्रैप हो गए और फंस गए, उस दिन फिर कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, बिकॉज अब आपने खुद अपने आप आसपास जाल बुन लिया था। तो ये ध्यान देने की वाली बातें हैं। और यूज योर क्रिएटिविटी एनर्जी इन वेरी, मतलब देर आर लॉट्स ऑफ पॉजिटिव aspects where you can use your brain. हम क्यों सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन देखते हैं, या किसी तरीके से जल्दी, जो आप बोल रहे थे, पैसा कमा लें, चाहे वो गलत तरीके से क्यों ना कमाएं, ये आपको कभी हेल्प नहीं करेगा। थोड़ा सा पेशेंस, मैं हर यूथ को बोलना चाहूंगा, धैर्य सीखना बहुत बहुत बड़ी आर्ट है, हर किसी को नहीं आती। आपको पता है, जो सिंगर्स होते हैं जी या सर। जो आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर्स होते हैं, जब वो धीरे 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 मेच्योर हो जाते हैं, तो उनकी सबसे बड़ी स्किल क्या होती है जो उन्होंने एक्वायर की होती है? वो होती है कि ठहराव। यदि आप सिंगिंग में थोड़ा ठहराव आ गया आपके, तो आप इस तरह की, इस तरीके से गाना कि आप हर सुर को उस मजे के संग मजे लेकर कर रहे हो। उसी तरह से होता है जो एक्टर है, कि जब वो एक्टिंग कर रहा होगा तो उसका एक ठहराव होगा उसके, जो सीखना बहुत मुश्किल होता है। लोगों को लगता है कि ये तो जस्ट वन स्किल, बट दैट स्किल, स्मॉल स्किल, इतने मेहनत के बाद आती है, धीरे धीरे घस घस के। वही चीज आपके करियर की, यदि आप थोड़ा पेशेंस सीख गए, तो आप किसी से भी जीत सकते हो। हम अपनी गलतियां, चूंकि अपना धैर्य खो देते हैं, उस वजह से ज्यादा हमारी मुसीबतें आ जाती है लाइफ, और फिर हम उसी में उलझते रहते हैं। यस सर, क्योंकि हम जैसे आपने जवाब जल्दी दे गए, सब बातें रिटेलिएट जल्दी बताई। कर गए, रिस्पॉन्स कर, मतलब हमने नहीं सोचा कि उस समय चुप रह सकते थे हम। यदि हम 50% टाइम चुप भी हो जाएं, तो यदि हम यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ पहुंच जाएंगे उतने समय। जी सर। सिर्फ हमें चुप रहना है, कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगता, बिकॉज वी आर सो, मतलब इम्पेशेंट, कि नहीं मुझे तो जवाब देना है, मैं तो इंटेलिजेंट। तो उससे चीजें बिगाड़ते हैं। जब सही आप बात है रिलेशन सर। बिगड़ते हैं, तो स्ट्रेस आता है, कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, और आपकी ग्रोथ रुकती है। तो ये एक जेनरिक सजेशन है टू एवरीवन, किसी भी एज ग्रुप के हो, कि हम थोड़ा सा पेशेंस सीखें, और कई बार चीजों को इग्नोर करके शांत रहना सीख जाएंगे, तो मेरे ख्याल से आपकी लाइफ में आप ज्यादा चीजें अचीव कर पाओगे उतनी सर जैसे आपने इतना सब बताया, मैं टाइम। उसको अगर मन के ठहराव से कंपेयर करूं, मतलब एक साइकोलॉजी तरीके से देखें, तो अगर मन में ठहराव आता है ना, मेरी मम्मी मेरे को हमेशा सिखाती है, अपनी इंद्रियों पे जिसने कंट्रोल सीख लिया वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करेगा। क्योंकि अगर आप अपने मन में ठहराव रखते हो, अगर मान लीजिए मेरे को भी भूख लगी है और मेरे को ये बाहर का पिज्जा थोड़ा सा लग रहा है कि खाना है, बट अगर मेरे इंद्रियों पे कंट्रोल है, मेरे मन में ठहराव है कि नहीं यार, मैं 2 रोटी खा के भी अपना काम कर सकते, पेट ही तो भरना है, क्या कर लूंगा मैं पिज्जा खा के। और अगर वो ठहराव आ जाता है ना, तो इंसान ये समझने लग जाता है कि अगर मैं पेशेंटली इस चीज को डील कर सकता हूँ, तो मैं सारे काम बहुत आसानी से कर सकता हूँ। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं, जैसे आप लोग हैं, सो आप बहुत ही ज्यादा स्टेबल रहते हो जब भी कोई सीरियस प्रॉब्लम आती है लाइफ में। सो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो एक सक्सेसफुल इंसान की डेफिनेशन देता है कि आप बहुत स्टेबल हो, मेंटली स्ट्रांग हो। ये नहीं होता है कि अगर आपने कुछ देख लिया तुरंत रिएक्ट कर दिया। जैसा आपने मेंशन किया, इग्नोर करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, जब आप कुछ नया करते हो ना, लोग आपको बहुत परेशान करते हैं, बट जब आप बहुत ऊपर पहुंच जाते हो तो लोग वही आपकी आके तारीफ करते हैं। मैं ये मानता हूँ, बिल्कुल मतलब। बिल्कुल। आप जितने ऐसे अचीवर्स देखोगे, चाहे वो लीडर्स हो या जो माफिया है, मैं दोनों को अचीवर्स ही मानता हूँ, कि वो अचीव ही किया। वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। उनके जो जो बहुत अच्छा स्ट्रांग लीडर होगा, या जो बहुत बड़ा माफिया होगा, जो रियलिस्टिक कैरेक्टर है, जो इमेजिनरी कैरेक्टर उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो रियल होंगे, जो आपने जिनकी स्टोरीज पढ़ेंगे, उनके यदि बिहेवियर एनालाइज करेंगे, तो बड़े शांत रहते हैं, सोचते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। कई बार चुप हो जाते हैं, नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो उसी से उन्होंने चीजें अचीव की हैं, वो आर्ट है जो इतनी जल्दी हर किसी को आती नहीं। हम लोग उस चक्कर में अपनी चीजें खो देते हैं। और जो आप इंद्रियों की बात कर रहे हो, क्योंकि आपको एक और चीज याद रखनी है लाइफ में, कि अपनी डिपेंडेंसीज कम से कम कीजिए। सही बात है आप सर।
जितना कम निर्भरता रहेंगे उतना आप कम कंट्रोल किए जाएंगे। हमारी जिंदगी की मुसीबत यह है कि हम पपेट बन जाते हैं इवेंचुअली। जैसे कई सारे लोग हैं जो मेरे साथ के हैं, जब उनसे बात करता हूँ कि कोई सीनियर वीपी है, वाइस प्रेसिडेंट है, सीटीओ है, मैं कहता हूँ जी यार सर। तुमने 84 लाख यूनियों के बाद जन्म लिया था इंसान का, इसलिए लिया था कि तुम एक सीटीओ बन के मर जाओगे जिंदगी भर एक जॉब करके, सही तुम्हें और बात है कुछ सर। करना नहीं था। एंड यू सी देयर लाइफ, दे हैव लिव्ड अ वेरी रूटीन लाइफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा कर ली थी जिंदगी में कि वो कर ही नहीं पाए जो वो करना चाहते सही बात है। थे। पूरी हो गई थी उनके लिए कि वो वैसा जिए और जी हजूरी करते रहे, या दे कुड नॉट, जैसे कई सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप नहीं कर पाते क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी थी, यार एक सैलरी आ रही है अच्छी और मेरी ईएमआई जा रही है और मुझे बीएमडब्ल्यू भी खरीद ली और फिर ये भी कर लिया, तो आप फंस गए। सही वो बात है आप सर। फंस चुके हैं, वो आप कभी नहीं कर पाओगे, वो थ्रेशोल्ड से निकल ही नहीं पाओगे। माया जाल जैसे और कहते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि अब और फिर धीरे धीरे आप जाके जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आप वो बढ़ाते जाओगे, क्योंकि वो कम नहीं होता, वो सही बढ़ता बात है। है। ये हमको धीरे धीरे समझ में आता है कि अब आपको अभी शायद एक एवरेज कार खुशी दे देगी वही, उसके बाद उस एज में वो नहीं दे पाती क्योंकि आपके जो पीयर्स हैं उनके पास वो चीजें आ गई हैं, तो आपका कंपैरिजन वहां शुरू हो जाता है। तो ये जो डिपेंडेंसीज वाली चीजें, कपड़ों का या आपके गैजेट्स हैं या आपके फूड है, फूड हैबिट्स हैं, जो भी है, या जो भी ऐसी चीजें हैं जो मेरे ख्याल से रियल प्लेजर के लिए नहीं है, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए या तात्कालिक कोई प्लेजर दे सकते हैं, उस पर डिपेंडेंसी जितनी कम रखेंगे उतना ज्यादा बड़ा रिस्क ले पाएंगे लाइफ में। और जिंदगी में बड़ा अचीव वही कर पाएगा जो रिस्क टेकिंग होगा। सही हम बात है सर। जितना डिपेंडेंसी रखेंगे हमारी जिंदगी कंट्रोल हो जाएगी किसी और के द्वारा, और फिर हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। सही तो बात है ये सर। एक मेरी अपनी लाइफ की भी लर्निंग, मैं भी काफी हद तक कंट्रोल ही था। फिर धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ कि नहीं मैं तो करना ही चाहता, मैं तो बहुत कुछ करना चाहता। तो सही फिर बात मैंने है हर सर। चीज ट्राई। मैंने कहा मैं तो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, हाँ जी। आफ्टर 17-18 ईयर्स कोई आपसे कहे कि आप आरजे बन जाइए, हम्म। तो आधे लोग तो विश्वास नहीं करेंगे आदमी पागल हो गया है। ही गुड सैलरी, व्हाई इज जंपिंग इनटू समथिंग एल्स जहां पर फिर से सीखना है चीजें। तो मेरी ख्वाहिश थी तो मैंने रेडियो शो स्टार्ट कर दिया, वो 5 साल से चल रहा है सक्सेसफुल। फिर जैसे। किताबें लिखना शुरू किया, हाँ। तो वो सफल हुई। फिर उसके बाद जो जैसे इन्वेस्टिगेशन भी मैं कर रहा हूँ, इट वाज नॉट मेंट फॉर मी, इट वाज बियॉन्ड माय रेगुलर वर्क। तो वो मैं इसलिए शौकिया किया पहले और फिर वो स्किल डेवलप। तो मैं स्किल जो भी कर डेवलपमेंट। रहा था वो इसलिए कर रहा था कि मैं अपने आप को और ट्राई करूं, और चीजों में देखूं। एक्टिंग में भी मैंने ट्राई किया, अपनी हर चीज में घुसा हूं जो चीजें मैं कर सकता था। तो सेटिस्फाइंग ज्यादा हूँ थोड़ा सा कि हाँ लाइफ को सिर्फ जॉब के बियॉन्ड भी कुछ किया। जैसे अलग तो पांडे सर है जिनको ये फिजिक्स वाला कहते हैं सर, आपने उनको सुना होगा शायद नाम। वो कहते हैं पागलपन होना जरूरी है, और मैं एग्री करता हूँ। जैसे वो बोलते हैं ना कि शेर की दहाड़ से ज्यादा शेर की शांति ज्यादा खतरनाक होती है। तो आपने बताया कि आप शांत रहने लगते हो तो इंसान डरता है। और जिंदगी में डर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता चल जाएगा कि आपको सब कुछ बैठे बैठा मिल रहा है तो आप डरोगे नहीं। बट आपको पता है कि अगर मैं सीढ़ी चढ़ के गिरूंगा और सीखूंगा तो वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। और ऐसी फिजिक्स वाला सर ने बोला था पागलपन होना बहुत जरूरी है। दुनिया के सामने पागल बन जाओ कि मेरे को नहीं आता, कुछ नहीं आता, शांति से बैठ के अपना काम करो। और जब तुम काम करने पे एकदम सक्सेसफुल हो जाओ ना, तब दुनिया तुमको जानेगी। तो ये बात बहुत अच्छी लगती है। मैं ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ उनके बारे में, उनको फॉलो करता हूँ। एक कोट मैं इसमें ऐड करूंगा यस कि सर। जो लोग, जैसे कि हम सब लोग अपने आसपास लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, फिर रिएक्ट करने लगते हैं कि यार ये बंदा अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। तो इसके लिए एक कोट मुझे मिला था बड़ा अच्छा, और वो मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में था। वो ये था कि ऐसा नहीं कि मैं लोगों को समझ नहीं पाता, पर मैं अब लोगों की एक्टिंग का आनंद लेने लगा हूँ। अच्छा। आप ये मत सोचिए कि आप समझ गए हो तो रिएक्ट करना जरूरी है, आप एंजॉय कीजिए। आप मान के चलिए कि वो एक्टिंग कर रहे हैं एंड आप एंजॉय करना शुरू हो गए, तो आप शांत रहना भी सीख जाएंगे। हम जब तक सोचते हैं कि हम उनको बदल पाएंगे या उनको बता के हम कुछ ठीक कर पाएंगे, कुछ होता नहीं है ऐसा। तो इसलिए वो लर्न जितनी जल्दी कर लो कि मैं समझ जाता हूँ कि अभी इस समय एक्टिंग कर रहा है, और ये दिमाग में जैसे आपको आगे आप उसको माफ करना शुरू कर देते हो। ठीक है,
सही बात है। आपने रिएक्ट नहीं करना। सर अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा, जो यूथ है ना, स्पेशली मेरे एज के बच्चे और जूनियर्स, उनको डार्क वेब के बारे में पता चलता है, हैकिंग के बारे में पता चलता है, बहुत उत्सुक हो जाते हैं। उनको रेड रूम के बारे में जानना होता है, उनको डार्क वेब पे क्या क्या होता है, ये सामान बिकता है। ब्लैक माम्बा वाला जो ग्रुप आप जानते होंगे, जो पैसे लेके पेड किलिंग करते हैं, बिटकॉइन के बारे में। तो आप उनको एक मैसेज मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से दे, अबाउट डार्क वेब एंड रेड रूम में अगर आप ट्रैप में फंस जाते हो, आपकी लाइफ कैसे डिस्ट्रॉय हो सकती है, स्पेशली टू ऑल द यूथ एंड पीपल देखिए जिनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इसमें। देखिए, दुनिया जिंदगी में कभी भी कोई चैनल आप खोलेंगे कम्युनिकेशन का किसी से भी, और वो चैनल एनोनिमस है, जिसमें आप सामने वाले को नहीं ढूंढ सकते या पहचान सकते, जो कि डार्क वेब की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सो डार्क वेब जब आप एक्सेस करते हो तो यू बिकम एनोनिमस। आप इंटरनेट पर आपका रियल लाइफ ही नहीं जा रहा है। कोई भी ऐसा चैनल हो, चाहे वो डिस्कॉर्ड ही क्यों ना हो, चाहे वो डार्क वेब हो, जब आप कोई भी ऐसा चैनल खोलेंगे तो एक रिस्क जो आप अपने ऊपर ले लेते हैं वो ये है कि सामने वाला अब आपको कुछ भी भेज सकता है, परेशान कर सकता है, हैक कर सकता है, आपकी लाइफ ल्यूट भी कर सकता है। तो अब आप यदि फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के संग कोई चीज एक्सेस करते हो तो ठीक है। पर इफ यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओ। और ऐसे फंसोगे कि डार्क वेब पर 70% चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, मैं आपको बता दूं, 70%। तो यदि आप गलती से भी आपके सिस्टम में कोई ऐसी चीज आती है, तो कल के दिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, और वो एक बहुत बड़ा बैड डॉट बन के रह जाएगा आपकी लाइफ में। कल के दिन ये कोई भी ऐसा केस में आप फंस जाते हैं, तो आपने विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्शियसनेस ट्रेनिंग के साथ यदि आप चीजें करेंगे तो फिर भी ठीक है, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव होता है। यदि मैं डार्क वेब एक्सेस करता हूँ तो आई एम इन्वेस्टिगेटिंग सम क्राइम केसेस ऑन डार्क वेब, और या मैं कुछ चीजें उसकी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को बोला गया है कि आप ये चीजें टेस्ट करके बताइए कि वहां पर ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं क्या, या इंडियन कोई पार्टिसिपेंट्स हैं क्या वहां पर। तो वो चीजें धीरे धीरे आप सीखते हो, so इट इज एन स्किल विच यू कैन डेवलप, एंड एज एन इन्वेस्टिगेटर इट इज ओके। बट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सेस डार्क वेब, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक जगह है। और जो चीजें आपने बताई वो सब है वहां पर, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग हो, चाहे गन्स ट्रैफिकिंग हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की हायरिंग हो, चाहे रेड रूम्स हो, एवरीथिंग इज देयर, वी ऑल नो दिस। द ओनली थिंग इज वी बिकम क्यूरियस, हमें उत्सुकता होती है कि यार ये ऐसा वाकई होता है, तो देख लेते हैं एक बार। वो यस उत्सुकता सर। ही खतरनाक है। और कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको सरफेस वेब पे भी, जो रेड रूम्स वगैरह के होंगे, एंड वो चीजें आपकी क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए काफी है। आपको घुस वहां डार्क वेब घुस के एक्सप्लिसिटली किसी रेड रूम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल है डार्क वेब का एक्चुअली। यदि आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 डार्क वेब में घुसते जाए, क्योंकि उसके लिए क्रेडिबिलिटी पहले क्रिएट होती है, आपको बहुत ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी स्टेप बाय स्टेप, तब जाके आप उस फोरम का पार्ट बनोगे। एंड हो सकता है कि आप गलत जगह भी चले जाओ, जहां पे आपको इवेंचुअली आप ही का सिस्टम हैक करके आप ही को परेशान कर दिया जाए, आपको ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। गलती से भी आपका कैमरा ऑन हो गया और आपने इस तरह की कोई कम्युनिकेशन कर ली, तो भी आप फंस जाएंगे। तो आपके पास फंसने के ज्यादा चांसेस है वहां पर, इंफॉर्मेशन मिलने के कम। इस वजह से डार्क वेब मैं थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड मानता हूँ कि भाई हर व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और ये सिर्फ इन्वेस्टिगेटर्स या जो ऐसे लोग हैं जो क्राइम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वहां पर, वो करें तो ज्यादा अच्छा होगा। सर इनको अभी एक्चुअली रियलिटी से वाकिफ नहीं है, जो रेड रूम्स होते हैं, सो बहुत डेंजरस फील्ड है वो। अगर आपका एक इनिशियल स्टेप भी उधर पुट इन होता है, अगर आपको लगता है कि आप इतने सारे वीपीएन यूज कर रहे हो, पुलिस ट्रैक नहीं कर सकती, कोई हम पे नजर नहीं रख सकता, तो आप बहुत गलत है। हमेशा जब आप ऐसी जगह जाते हो, 24x7 आप पे सर्वेलेंस रखा जाता है। सर प्लीज इनको थोड़ा सा इस बारे में एलैबोरेट करें, देखिए, जिनको एक वही रियलिटी चेक मिल जाए डार्क रूम वही के मैं बारे आपको में। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्रिमिनल नहीं हो, इसलिए आपके जो प्रिकॉशंस होंगे वो वैसे नहीं होंगे कि आप पूरी तरीके से सिक्योर हो। और इस वजह से जब भी आप डार्क वेब पे किसी भी ऐसे फोरम का पार्ट बनोगे, तो आपके काफी सारे डिटेल्स उसके पास पहुंच जाएंगे। और उस डिटेल को पब्लिक होना, या उस डिटेल को किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज तक पहुंचना, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हर लोग ऐसे फोरम्स के मेंबर होते हैं, वो सर्वेलेंस करते रहते हैं। तो वो चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग मार्केट हो, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग मार्केट हो, वहां पे घुसे होंगे लोग।
मॉनिटर कर रहे होंगे कहाँ पर कौन आ रहा है, जा रहा है, क्या कर रहा है, कोई ऑर्डर आया, प्लेस हुआ। ये एक बेसिक प्रोएक्टिव लॉ एनफोर्समेंट की एक्सरसाइज होती है। तो यदि आप जाते हो और आप गलती से भी किसी जगह कोई ऑर्डर ही कर देते हो या कहीं ज्वाइन ही कर लेते हो जो फ्री सर्विसेज है, तो भी आप उनकी नजर में आ जाएंगे क्योंकि आपके प्रिकॉशंस प्रॉपर नहीं थे। तो इस वजह से चांसेस जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप फंस जाएंगे या आपके अगेंस्ट कुछ एक्शन हो जाएगा, इज वेरी 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 हाई। और आप यदि सोचें कि आप मल्टी वीपीएन यूज करके, जैसे आपने बोला कि आप बच जाएंगे, तो ये तो चूंकि डेटा सारा यहाँ पर है, यदि आप किसी भी एरिया का जैसे अभी हम लोगों ने ड्रग ट्रैफिकिंग रैकेट ही पकड़ा, सारे एनोनिमस लोग थे, डार्क वेब पर ही थे। और यदि आप एक बार सर्विलेंस करने पे उतारू हो जाए और देख लें कि बंदा यही वीपीएन यूज करता है और उसका ये सेट ऑफ सीरीज ऑफ आईपीज ही चलते हैं, तो इवेंचुअली आप उस तक पहुंच सकते हैं। वो बहुत बड़ी वो प्रॉब्लम नहीं है। और आप यदि एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फिर आप डेफिनेटली फंसेंगे। पर कई बार पैसिव पार्टिसिपेशन में भी लोग ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि डेटा इतना ज्यादा होता है कि हमारे पास जीरो डाउन करने लायक एविडेंसेस नहीं होते, तो हम ज्यादा लोगों को ट्रैप कर लेते हैं। तो उसमें जो भी फंस गया और उसके बाद उसको उस पूरे प्रोसेस से गुजरना होगा, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस से, फिर हम शायद और एविडेंस के लिए जाएं आगे। बट आपको वो प्रॉब्लम तो आ ही जाएगी लाइफ। सही यदि बात है इस सर। एरिया में 10 लोग ऐसे वीपीएन यूज कर रहे थे और उनके सीरीज ऑफ आईपीज वही मिले हैं, तो 10 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, एनआईए कॉल कर ले, और उसके बाद बस पहला बाय बाय। नोटिस ही आपको इतना ऐसे हो जाएगा। धमकी वाला दिखेगा कि आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया मेरे से, मैं तो कुछ किया ही नहीं। और उसको सही जाके बात। जवाब देना पड़ेगा, सबमिट करने पड़ेंगे, लैपटॉप, मोबाइल फोन, सब कुछ। और वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेंगे, और फिर यदि कोई एविडेंस ना मिला तो शायद आप बच भी जाएं। लेकिन दैट इटसेल्फ इज ए बिग पेन। इसलिए क्यों उसमें ऐसे पंगे लेना और घुसना। सही बात है सर। सो दैट इज समथिंग आई हैव सीन। मुझे बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं, साहब मेरे बच्चे को एनआई घर वाले आए थे और बोले एनआईए ने बुलाया। मैंने कहा अच्छा। तो फिर आप पता करें क्या केस है, क्यों बुला रहे हैं, और हम तो घबरा गए और प्ली और रोना शुरू हो जाता है घर में। तो फिर मैंने ये बात किया, मैंने तो पता किया कि भाई इतने लोग सस्पेक्ट निकले हैं जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे थे, अब सबको जांच के लिए बुलाना पड़ेगा। यस सर, यस सर। तो भले ही उसने ना किया हो, वो जांच के बाद छूट जाए, लेकिन वो 2-4 महीने का ट्रॉमा होता है। बहुत मेंटल ट्रॉमा और बहुत बाद तगड़ा में होता है। एग्जैक्टली वो, और ऐसे तो कितने लोगों को बुलाया जाता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी एनर्जी वही ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर आप ग्रो करें, जहां पर आप चीजें सीखें, या जहां पर आप अपनी लाइफ को बेटर बनाएं, यस सर। इंस्टेड ऑफ कि फालतू की चीजें जानने से कुछ ज्यादा होने वाला नहीं। सही बात है। सर एक मैसेज आप जो पेरेंट्स को देना चाहेंगे व्हेन लाइक जैसे उनके बच्चे इंटरनेट यूजर्स का काफी यूज करते हैं, उनको नजर रखनी होती है उनके ऊपर। एंड अभी एज बीइंग आई एम आल्सो अ यूथ एंड आई एम 19, मैं देख रहा हूँ इंटरनेट का कितना बुरा असर पड़ रहा है सब पे। स्पेशली वो मेंटल हेल्थ है लोगों की, क्योंकि जो आप कंज्यूम करते हो आप उसी हिसाब से रियलिटी देखते हो। जैसे आपको याद होगा वो वाला केस, एक जगह है उसका नाम नहीं लूंगा, एक 13 साल के बच्चे ने एक 40 ईयर ओल्ड महिला का एक 5 स्टार होटल में रेप किया था। इफ यू रिमेम्बर देयर वाज अ चाइल्ड केस। हम्म। सो जो हम्म। ये एक्सप्लिसिट कंटेंट जो गेन करता है इंसान, मतलब वही होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला सिस्टम है। अगर अच्छी चीज इन करोगे तो अच्छी चीज आउट करोगे आप। सो क्या मैसेज आप देखना चाहेंगे पेरेंट्स को व्हेन दे फाइंड देयर चिल्ड्रन डूइंग सच एक्टिविटीज और दे वांट देयर चिल्ड्रन टू बी सेफ ऑन इंटरनेट? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी करंट जनरेशन है, इसमें जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत बढ़ गया माँ बाप के साथ, जो पहले नहीं था, क्योंकि हम लोग वक्त ज्यादा बिताते थे, ऑप्शंस कम थे। जब टीवी आया ना सिस्टम में, टीवी हमारे ही एज में आया, यस हमारे सर। माँ बाप हमें अलाउड नहीं करते थे टीवी देखना, क्योंकि परसेप्शन ये था कि टीवी देखने के बच्चे बिगड़ जाएंगे। जो आज सोशल मीडिया वगैरह के थोड़ा सा उतना भी सीवियर नहीं है, पर इससे ज्यादा बड़ा टैबू था टीवी। टीवी देखना मतलब, अरे ये आधे घंटे 1 घंटे ज्यादा टीवी कैसे देख सकते हो? तो हम लोगों को टाइम स्लॉट फिक्स होता था कि इस रात में 9 बजे टीवी चलाया जाएगा, और उसके बाद 10 बजे तक सो जाएंगे सारे। या 8 से 9 कोई चित्रहार आ रहा है या कुछ देख रहा है, देख लीजिए। तो यदि हम बहुत कई जगह फैमिली में नहीं रेस्ट्रिक्शंस थी, तो यही माना था कि उनके बच्चे तो बिगड़ जाएंगे, वो तो टीवी देखते रहते हैं। तो आप देखिए कि ये जो कम्युनिकेशन गैप उस समय बिकॉज टीवी शुरू हुआ, आज की डेट में बहुत बढ़ गया। क्योंकि पहले तो फिर भी हम बात करते थे और एक दूसरे के बारे में सब जानते थे, यस सर। अभी हम बिल्कुल नहीं जानते। अभी जब मैं किसी भी स्कूल में जाके बोलता हूँ या कॉन्फ्रेंसेस में बोलता हूँ,
पेरेंट्स से खास तौर पे कि आपको पता है कि डिस्कॉर्ड क्या होता है, तो किसी को नहीं पता होता। और मैं कहता हूँ जाओ अपने बच्चे से पूछना, वो फोन पे डिस्कॉर्ड यूज कर रहा होगा 100% लोग। तो समझ जाते हैं। फिर मैं पूछता हूँ रोबक्स जानते हैं आप क्या होता है? कहते नहीं। कि तो रोबक्स वो करेंसी है जो इस समय सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग में यूज हो रही है। पूछूंगा तो मैं ऐसी कई सारी चीजें पूछता हूँ जो टर्मिनोलॉजी कम से कम सीख जाए, ताकि वो टर्मिनोलॉजी में बात तो करें अपने बच्चों से। यस तो सर। ये एक गैप जो खड़ा हो गया ना बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि लोगों को लगता है कि जिस एज ग्रुप में थे वही चीजें चल रही हैं। अभी हर दिन चीजें चेंज हो रही हैं। हर अभी मेटावर्स आ जाएगा तो और चीजें, बच्चे 10-10 अवतार बना के घुसे होंगे मेटावर्स में, और बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही होंगी जो पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की गई। सो माय पॉइंट इज कि पहले तो माँ बाप को अपने बच्चों के संग कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, रोकना नहीं है उनको, क्योंकि उनको रोक रोक तो कोई किसी को नहीं पाया आज तक। सही बात है सर। कम्युनिकेशन करोगे तो आप उनको सिर्फ सही और गलत बता सकते हो। इससे ज्यादा यदि आप उम्मीद करोगे कि हम किसी को रोक कर उसकी लाइफ बदल देंगे, तो वो संभव होता नहीं है। क्योंकि जिसको आप रोकोगे वो और उत्सुक हो जाता है, वो और कुंठाग्रस्त हो जाता है, क्योंकि उसके पीयर्स कर रहे हैं। तो उसको तो करना ही है, आज नहीं तो कल वो दूसरे के फोन से एक्सेस करेगा, गेम्स खेलेगा, वीडियो गेम खेलेगा, सब करेगा। तो आपने सिर्फ जो हेल्प करनी है उसकी, बिकॉज आप उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, कि आपको अपने वक्त की कीमत पहचानवानी, कि आपकी वैल्यू हो, तभी आप आगे जिंदगी में सक्सेस अचीव कर पाओगे। वेस्ट नहीं करना है टाइम। और दूसरा कि सही और गलत का एहसास करा देना चीजों का, यदि वो हम करा पाए, और वो दोस्ती के द्वारा ही हो पाएगा, वो कम्युनिकेशन के द्वारा होगा, वो रेगुलेशन के द्वारा कभी नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से वो एक मैसेज है मेरा, कि यदि हम जितना बच्चों से बातचीत करें, समझें उनको, और रेगुलेटेड चीजें करने से पहले यदि अच्छा चीजें और गलत चीजों के बारे में जानकारी दे दें, तो शायद वो अपना चॉइस ठीक कर लेंगे। चॉइस उन्हीं को करना है, उनका निर्णय यस उन्हीं सर। का है कि उनको लाइफ करना है। लेकिन वो सर, निर्णय ठीक हो, उसके लिए आप एक फाउंडेशन तैयार कर दें तो अच्छा है। जैसे मैं अपने पेरेंट्स के साथ काफी फ्रैंक हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं अपनी मम्मी से सारी बातें शेयर करता हूँ। सो माय मैसेज टू द पेरेंट्स वुड बी, अगर आपका बच्चा कभी कोई गलत काम भी करता है ना, तो शायद आपको वो पहला इंसान बनना होता है कि आप उसको खुद से सपोर्ट करो, कोई बात नहीं, हो गई गलती। बिकॉज गलती वो होती है जो एक बार होती है, जब वो दूसरी बार होती है ना, तो वो असली गलती होती है। पहली बार में आप सीखते हो कि गलती क्या थी, इट्स अबाउट टू बी लर्न। तो आपको अपने बच्चे को सपोर्ट करना है, अगर उसने कोई गलती भी की है, कभी कुछ केस में भी हुआ है, सो यू हैव टू सपोर्ट हिम अनटिल एंड अनलेस वो काफी ज्यादा हिलेरियस या फिर काफी घिनौना काम ना हो। तो आप उसको सपोर्ट करके, अपना एक वो बता के कि मैं हूं, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, कोई टेंशन नहीं, डरो मत, गलती हो गई है उससे सीखो, कि वो अगली बार ना करे। और उसको ये ना लगे कि मेरे मम्मी पापा ही मेरे अगेंस्ट नहीं थे। बिकॉज यूथ में ये चीज होती है सर, कि अगर उसके मम्मी पापा उसके अगेंस्ट हो जाते हैं तो फिर वो दुनिया हार जाता है। कि अगर उसके माँ बाप बिल्कुल। ने उसका साथ छोड़ दिया तो मतलब फिर तो कोई नहीं बचा। वो वाला फैक्टर हो जाता है। सो ये था हमारा आज का एपिसोड 1। थैंक यू अमित सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, एंड आई होप मैं आपसे थैंक यू जल्दी सो मिलूंगा। मच।